Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we will do new chapter, that is the retirement or death of a partner. So retirement means a person retires from the firm. जैसे हम फर्म में से रिटायर होते हैं वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी अगर हम एक पर्टिकुलर एज एक्वायर कर रहे हैं या फिर हम पर्टिकुलर कंडीशंस जो हमने एग्रीमेंट किए थे कि हम इस एज के बाद इस टाइम के बाद हम इस फर्म को लीव कर देंगे, तो उसे क्या करते हैं, हमारे रिटायरमेंट का टाइम आ गया एंड वी हैव टू लीव द पार्टनरशिप फर्म। एंड इसी चैप्टर में आपके पास एक केस आएगा, इन केस अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म में क्या चेंजेस आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द टॉपिक रिटायरमेंट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के बाद हम डेथ का टॉपिक अलग से करेंगे। तो रिटायरमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? रिटायरमेंट मीन्स अ पर्सन इज सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब कि एक पर्सन जो है फर्म का पार्टनर नहीं रहा, सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ फर्म। अगर एक पर्सन जो कि पार्टनरशिप फर्म का मेंबर था, अगर वो अब पार्टनर का मेंबर नहीं रहा तो वो रिटायर हो गया है, उसका रिटायरमेंट टाइम आ गया है, तो दैट इज़ नोन एज रिटायरमेंट, राइट। तो अगर पर्सन जो है वो रिटायर जब होता है तो उसके पास कुछ सिचुएशंस होती हैं, किन किन सिचुएशंस में वो पर्सन रिटायर हो सकता है। तो हमारे पास 3 मेन सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी एक एग्रीमेंट था, यानी कि अगर पहले से ही डिसाइडेड था कि सपोज़ जब हमारी एज 60 ईयर्स की हो जाएगी देन वी विल रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो अगर एक पर्सन की 60 ईयर्स की एज होगी है देन इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटायर, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज़ हमने कहा है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में एक पर्सन को रिटायर होना पड़ेगा, तो अगर वो पर्टिकुलर ईयर पे हम पहुंच गए हैं देन दैट पर्सन हैव टू रिटायर इन दैट ईयर। तो मतलब कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ एग्रीमेंट था इन रिलेशन टू रिटायरमेंट देन अ पर्सन हैव टू रिटायर, मतलब कि उसे उस फर्म के बिजनेस में से जाना पड़ेगा, उसे पार्टनरशिप फर्म में से जाना पड़ेगा। देन अगर सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि एक पर्सन रिटायर हो, if all the partners agrees to his agreement then that particular person can retire from the partnership firm. If all partners agree, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं कि येस ही शुड रिटायर तो वो रिटायर हो सकता है। देन थर्ड सिचुएशन हमारे पास रिटायरमेंट की है, इफ़ द पार्टनरशिप इज़ एट विल मतलब कि अगर पार्टनरशिप में हम अपनी मर्जी से एक रिटर्न नोटिस दे के दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस दे के ये डिसाइड कर दें कि आई एम गोइंग टू रिटायर, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो अगर पार्टनरशिप जो है विल पे है देन बाय गिविंग रिटर्न नोटिस, किनको देगा वो रिटर्न नोटिस? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, तो वो पर्टिकुलर पार्टनर जो रिटायर होना चाहता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस दे के रिटायर हो सकता है, राइट। तो ये है हमारे पास पार्टनरशिप की रिटायरमेंट। मतलब कि अगर एक पर्सन रिटायर होना चाहता है तो उसको या तो वहाँ पे पहले से एग्रीमेंट हो कि हमें कैसे रिटायर होना है, या फिर सभी पार्टनर्स एग्री हों। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रिटायर होना चाहता है और सभी पार्टनर्स एग्रीड है कि ओके ही कैन रिटायर देन ही कैन रिटायर। और अगर पार्टनरशिप इज़ एट विल तो अगर वो अपनी मर्जी से नोटिस दे रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स को तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। अब लायबिलिटी क्या है? अब
जो रिमेनिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसको क्या क्या पे करना पड़ता है जब वो रिटायर होता है, उसको जाते जाते क्या क्या पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो अगर अगर तो हमारे पास एक्ट्स जो हैं वो बिफोर रिटायरमेंट के हैं, अगर हम बिफोर रिटायरमेंट के एक्ट्स की बात करें तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लायबल होगा उन सभी एक्ट्स को के लिए जब तक वो पार्टनरशिप फर्म में है, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ, तो तब तक के जितने भी एक्ट्स होंगे उन सभी एक्ट्स के लिए वो रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल। तो सभी एक्ट्स के लिए रिटायरिंग पार्टनर जो है वो लायबल होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर will be liable for all those acts of the firm which are up to the date of his retirement। जो उसकी रिटायरमेंट की डेट तक जितने भी एक्ट्स उसके होते हुए हैं जिसमें वो इन्वॉल्व है, देन ही इज़ लायबल फॉर ऑल दोज एक्ट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हम बात करें उन एक्ट्स की जो उसके रिटायरमेंट के बाद वाले एक्ट्स हैं, एक्ट्स आफ्टर द रिटायरमेंट, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी क्या लायबिलिटी होगी। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा वो लायबल रहेगा टू द थर्ड पार्टी। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लायबल है टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल दोज एक्ट्स अंटिल, जितनी देर तक जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसके बारे में पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। ठीक है, यानी कि जब पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अगर एक रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी को ख़त्म करना है। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा देन तब तक रिटायरिंग पार्टनर जो है वो लायबल होगा फॉर ऑल दोज एक्ट एंड ही विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी। डन। देन जब हम देखते हैं कि हमारे पास जब रिटायरमेंट होती है, तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ये 1:1:1 में थे। सी जो पर्सन है वो रिटायर हो गया, तो पहले तो हर एक को 1/3 शेयर मिलता था, लेकिन जब एक पर्सन फर्म में से चला गया तो इन दोनों का शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जो रिटायरिंग पर्सन है उसका शेयर इन दोनों में बांट जाएगा, राइट। तो जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो पार्टनरशिप फर्म में से चला जाता है, तो उससे हमारी जो पार्टनरशिप फर्म की रेशियो है वो चेंज हो जाती है। और जब रेशियो चेंज होती है तो कोई भी शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिजीज़ पार्टनर का होगा, वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसको शेयर कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जब भी रिटायरमेंट होगी, जब भी डेथ होगी, उसमें हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो हमेशा गेनिंग रेशियो में जाएंगे, मतलब उन्हें गेन होगा हमेशा। तो क्योंकि ये पार्टनर ख़त्म, तो इसका जो भी शेयर होगा वो इन पार्टनर्स में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास फिर जो न्यू शेयर होगा ऑफ अ पार्टनर, तो जो पार्टनर निकल ही चुका पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनर तो रहा ही नहीं, तो जो पार्टनर रह गए उनका जो न्यू शेयर होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड शेयर जितना उसका पहले शेयर था प्लस एक्वायर्ड शेयर जितना उसको शेयर एक्वायर हुआ है
ऑन अ रिटायरमेंट और अ डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। तो यानी कि जो कोई भी पार्टनर रह जाएगा उसको जो शेयर मिलेगा वो बढ़ जाएगा, उसका शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में से जा चुका है। डन। देन हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उसे कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। अगर तो हमारे पास फर्स्ट केस में वन पार्टनर रिटायर्स एंड जो कोई भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी among the old partners, among the remaining partners, is not given, not given। यानी कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया लेकिन हमें जो रिमेनिंग बच चुके हैं पार्टनर्स, उनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है ए रेशियो बी रेशियो सी, राइट। इन तीनों की पार्टनरशिप फर्म में इन तीनों की जो रेशियो थी 1:4:1 थी। लेकिन सी जो है वो रिटायर हो गया। अगर सी रिटायर हो चुका है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो ए और बी हैं, उनकी क्या रेशियो बन जाएगी 1:4। मतलब ए का शेयर होगा 1/5, बी का शेयर होगा 4/5। यहाँ क्या था 1/6 और यहाँ पे क्या था 4/6। अगर सपोज बी रिटायर हो गया है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं पता, तो बी चला गया, ए और सी रह गए, तो ए रेशियो सी क्या होंगे 1:1। यानी कि 1/2 शेयर इज ऑफ ए एंड 1/2 शेयर इज ऑफ सी। डन। देन second part we are having when the remaining partners take share of the retiring partner इन अ एग्रीड रेशियो। अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कह देते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रेशियो में ही जो पर्सन जा रहा है उसका शेयर लेंगे। फॉर एग्जांपल, ए रेशियो बी रेशियो सी, इन तीनों की पार्टनरशिप में 5:3:2 रेशियो के साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो बी पर्सन है वो रिटायर हो गया, बी रिटायर, सो दे डिसाइडेड कि जो बी का शेयर है ऑन बीज रिटायरमेंट हिज शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड बी, ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो हिज शेयर taken by A and C in 2:1। यानी कि वो कहते हैं कि जो B का शेयर है, B का शेयर है 3/10, 3/10 का 2/3 शेयर तो A ले लेगा और 1/3 शेयर C ले लेगा। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर टेकन बाय ए, ए का शेयर कौन सा, वो कितना शेयर लेगा 3/10 का 2/3, तो ये 2/10 आ गया। शेयर टेकन बाय सी कितना होगा,
सी का शेयर है 2/10 और वो कितना शेयर ले रहा है 1/3, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा हमें 2/30, 6/30 डन। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास एक इशू है, क्या है हमारे पास, थ्री बाई टेन जो बी का शेयर था, यहाँ पे सॉरी ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे 3/10 में से जो बी का शेयर है उसमें से वो 1/3 शेयर लेगा, तो ये कितना निकल आएगा 1/10, और ये हमारा सही था 2/10। तो यानी कि ए ने बी के शेयर में से कितना लिया 2/10 और सी ने बी के शेयर में से 1/10 लिया, तो इन दोनों का टोटल 3/10 बना, राइट। तो हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए's न्यू शेयर, दैट इज 5/10 प्लस 2/10, ये वाला, तो ये बन गया 7/10। और सी का शेयर क्या हो जाएगा, सी के पास 2/10 है प्लस 1/10 दैट इज 3/10 ना। सो रेशियो क्या बन जाएगी हमारे पास 7:3। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, फर्स्ट lecture of your chapter retirement or death of a partner. So we are done with our today's lecture. Thank you.